हम भारत के पड़ोस मुल्कों की बात करें, चाहे वो अफगानिस्तान की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, और बांग्लादेश इसका सबसे ताज़ा सबूत है। अगर आप इसको थोड़ा-सा रिवाइज़ करना चाहें, इस सीन को थोड़ा-सा ज़हन में आप इसके फ्लैशबैक में जाना चाहें, तो 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तकरीबन 8 करोड़ के आस-पास पॉपुलेशन, 7 से 8 करोड़ पॉपुलेशन हुआ करती थी, 10% ऑफ पॉपुलेशन। ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज की तारीख में जो पॉपुलेशन है हिंदुओं की वहां पर सिर्फ 1.25 करोड़ के आसपास है। ये एक डेटा सामने आता है जब हम इसको रिसर्च करते हैं। दूसरी बात यह कि कुछ यही हालात हमें तब भी देखने को मिलते हैं जब कश्मीर से हिंदू और कश्मीरी पंडितों को ये कह दिया जाता है कि रातों रात या तो घर खाली कर दो, यहाँ से चले जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो या तो आपको मार दिया जाएगा या फिर आपकी जान ले ली जाएगी। वो तस्वीर भी हम देखते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और इस तरह की तस्वीर लगातार सामने आती है। एक तो इस खबर का पहलू ये, दूसरा पहलू कपिल सर ये है, कश्मीर जेनोसाइड से लेके, पाकिस्तान में हिंदुओं के कत्लेआम से लेके, अफगानिस्तान में हिंदुओं के कत्लेआम से लेके, बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम तक 1947 से लेकर अभी तक पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी एक ऐसी आवाज नहीं आती है कि भाई ये गलत हो रहा है, ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, तो रोका जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों किया जा रहा है। इवन हमारे देश में भी इसको लेकर चीजें दो फाड़ है। हमारे देश में लोग सेलेक्टिव इस चीज को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जब हम रहते हैं, जब हम खबरों की बात करते हैं, जब हम इसको डिस्कस करते हैं, लास्ट टाइम हमने आपसे इस खबर पर डिस्कस किया था, इस बीच यहां से, इस देश से कोई नहीं कहता है कि इस देश में जितने घुसपैठिए हैं, अच्छा इसमें बड़ा दिलचस्प मामला था, घुसपैठियों को प्रवासी कहते हैं, अब इलीगल माइग्रेंट्स। ये आपने बहुत ही बेसिक सवाल उठाया है। मैं शायद सोशल मीडिया पे पहला व्यक्ति था जिसने अमेरिका के राजनीतिज्ञों को चैलेंज किया कि भाई तुम ये कैसी अंग्रेजी बोलते हो। अच्छा, ये अमेरिका किया था? अमेरिका में वर्ड कॉइन हुआ इलीगल माइग्रेंट्स, ये गैर कानूनी प्रवासी। अरे भाई, इलीगल माइग्रेंट कोई नहीं हो सकता। अगर किसी देश के अंदर कोई व्यक्ति घुसपैठ करके जाता है तो अपराध करता है, घुसपैठ है। रिफ्यूजी आप उसको कहेंगे कि मान लीजिए किसी ने घुसपैठ की, लेकिन वो आपकी बॉर्डर पोस्ट पे आके आपकी पुलिस को या आपकी सेना को कहता है कि भाई मैं आपके यहाँ शरण लेके आया हूँ, मेरा वापस मुझे शरणार्थी का स्टेटस दिया, तो वो शरणार्थी की कैटेगरी में उस पर आप विचार करेंगे, जबकि वो पुलिस और सेना की निगरानी में रहेगा। प्रवासी वो है कि जो कोई लोग जॉब करने के लिए जाते हैं या वो सब जाते हैं, लेकिन इन्होंने, अमरीकियों ने शब्द बना दिया इलीगल माइग्रेशन। पता नहीं मतलब कौन सी अंग्रेजी के माइग्रेशन का मतलब अलग है, इंट्रूडर का मतलब अलग है, रिफ्यूजी का मतलब अलग है। अब इसके लिए भी जो पैमाने बने हुए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है और अलग अलग है। आप भारत का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। रोहिंग्या घुसपैठिए आए, और कहां तक पहुंच गए? 2013 में जम्मू के अंदर जाकर के हमारी सेना की छावनी के पीछे बसे जाकर के रोहिंग्या, उस कश्मीर में उस समय तब तक ये 370 नहीं गई थी, यहाँ मैं और आप जाके नहीं बच सकते, समझे? किसने पहुंचाया उन्हें? और उन रोहिंग्यों को बर्मा से आने वाले जो हैं उनको जम्मू तक का रास्ता कैसे मालूम होगी? तो ये एक ब्रॉडर बड़ी साजिश का पार्ट है। और मैं इसको और आपसे लिंक करूंगा इसको। आपने एक बात कही है, 8 करोड़। तुम लोग क्या करते हैं? सन 47 से लेकर और आज तक हिंदुओं के ऊपर, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, पहले ईस्ट पाकिस्तान में, उसके अंदर प्रताड़न, अत्याचार कभी बंद नहीं हुए और लगातार वहां से रिफ्यूजी भारत में आते रहे। पाकिस्तान से बंद हो गए थे, वो तो वही प्रताड़न करते थे, पाकिस्तान वाले आने नहीं देते थे, इधर से आने बंद हो गए थे। और आप अगर जोगेंद्र नाथ मंडल की, जो कि एक दलित नेता थे और बांग्लादेश जाकर के लॉ मिनिस्टर बन गए थे जिन्ना का, और फिर वो जो भारत भाग के आते हैं और फिर यहाँ से अपनी वो रेजिग्नेशन देते हैं, उनके जरा पत्र पढ़िए कि उन्होंने क्या क्या व्याख्याएं उनके अंदर
की है। उन्होंने कहा था मेरी सबसे बड़ी गलती थी पाकिस्तान भाग गया। उस जमाने में भी पाकिस्तान में ये हुआ था, रावलपिंडी में, कराची में, कि जो दलित आना चाहते थे भारत, उनके सिर पे बंदूक तान दी कि तुम यहाँ से चले गए तो हमारी ये महल उठाने का काम कौन है। आज भी जो ज्यादातर पाकिस्तान में मौजूद है हिंदू लोग, वो वहां के दलित हिंदू ही है जो हिंदू को वहां पे लगा के बचा के रखते हैं। अब स्थिति क्या होती है, हम क्या करते हैं, बार बार आज भी जो आवाजें उठ रही है कि जी बांग्लादेश से बातचीत की जानी चाहिए, यूनस को बना लेना चाहिए, बांग्लादेश मान जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, वो भारत के बिना नहीं रह सकता, वो 4 महीने मान जाएगा, 4 महीने बाद फिर ये कहानी शुरू हो जाएगी। अगर ये नहीं हुआ होता तो फिर 8 करोड़ से 1 करोड़ कैसे रह गया, कहाँ चले गए साथ। यही बात कह रहा था सर आपको। 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ, उसके बाद से कन्वर्जन और कत्ल कभी रुका ही नहीं। वो एक्सपोज तब हो गया जब ये सड़कों पर होने लगा, खुलेआम नंगा नाच होने लगा इसका। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा आपको कि जो भी लोग इसका संकलन कर रहे हैं, बड़े बड़े मैं देख रहा हूँ डिप्लोमेट्स बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, मुझे हैरानी होती है इन लोगों की ज्ञान के ऊपर। देखिए, केवल हिंदू मुस्लिम ही मत देखिए इसको, आज लॉन्चिंग पैड जो है टेररिज्म के, वो कश्मीर में, पाकिस्तान की तरफ पीओके। हमारे लिए वो संभालना मुश्किल है। हमारी सेना बहुत बहादुरी का काम कर रही है, मार रही है, लेकिन एक आफत तो हमारे लिए बनी हुई है ना, सिर्फ बैठा हुआ है सिर्फ उस बॉर्डर के ऊपर, जो कितना होगा, 500 किलोमीटर होगा, 600-800 किलोमीटर होगा। और इस बॉर्डर को आप लगा लीजिए बांग्लादेश क्या, इतने तो हमारे राज्यों से बॉर्डर बनता है, 4000 से ज्यादा, 4000 किलोमीटर। और जब ये लॉन्चिंग पैड बनेंगे असम के लिए, मणिपुर के लिए, त्रिपुरा के लिए, बंगाल के लिए, तो क्या हाल होगा। देश की सुरक्षा की दृष्टि से देखिए। अब आते हैं सर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर। हम अपने देश में खड़े होकर जब हम कहते हैं कि भाई बांग्लादेशी हिंदुओं पर गलत हो रहा है, तो हमारे देश में कुछ एक नेता कहते हैं भैया यहाँ के हिंदुओं के वहां के हिंदुओं से क्या लेने दें। ये भी कहते हैं भाई यहाँ के मुसलमानों को वहां के हिंदुओं से क्या लेने दें, यहाँ के मुसलमानों को वहां के मुसलमानों से क्या लेना है, ये नहीं कहते। नेताजी का नाम भी आपको पता है। लेकिन वही बात जब बांग्लादेशी घुसपैठियों की होती है, तो ये कहते हैं कि भाई साहब आप यहाँ के मुसलमानों को घुसपैठिया कह, मतलब वहां से जो मुसलमान भाग के घुसपैठिया बनकर भारत में रह रहा है, वो उनको उनके साथ कनेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं वो यहीं के हैं, आप उनको घुसपैठिया बता रहे हो मुसलमानों को, आप ये गलत काम कर रहे हो। रोहिंग्या के लिए भी बांग्लादेशी मुसलमान, क्योंकि वो उनके वोटर हो जाते हैं कहीं ना कहीं। खाली सवाल इसमें वोटर का ही नहीं है सर। मैं एक बात कहूंगा, लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन मेरा दिया हुआ नारा नहीं, बचपन में मैंने उसे अपने कानों से सुना। और अभी एक मैं 1952 की सीआईडी रिपोर्ट देख रहा था आर्काइव्स के अंदर, उस पर वो नारा मेंशन, वो नारा क्या था, लड़के दिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये मेरा नारा नहीं है, और अगर कहीं कि मैंने बना दिया है, मैंने नहीं बनाया, ऑफिशियल रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है ये नारा पूरे उसके अंदर। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि रोहिंग्यों का प्रताड़न कहते हैं बर्मा में हुआ तो उन्हें शरण दे दो। मैं यही मैं कह समझे, ये जो दोगलापन है, मैं इसी से बहुत तकलीफ। और नहीं, और इस दोगलेपन की हद जो है वो वहां आती है कि उल्गार मुसलमानों के साथ जो चीन कर रहा है, उइगर जो है क्या, उनके ऊपर इनकी जबान नहीं खुलती किसी, क्योंकि चीन पाकिस्तान का भाई बाप। वहां क्या मस्जिद नहीं ढाई गई, वहां क्या दाढ़ी रखने से मना नहीं किया गया, दाढ़ी मुड़वा दी गई, रोजे रखने से मना नहीं किया गया, नमाज पढ़ने से मना नहीं किया गया, बुर्का हटवा दिया गया, कुर्ता पजामा पहना। वहां इस्लाम खतरे में नहीं, वहीं इस्लाम खतरे में, वहां नहीं है इस्लाम खतरे में इनके हिसाब से, इनके हिसाब से वहां खतरे में नहीं है इस्लाम, और यहाँ इस्लाम खतरे में। मैं वो देखता हूँ, मैं तो ध्यान बोलता हूँ इनको सीधा। अपने आप को कई ऐसी हैं जो पत्रकार कहती हैं, एक तो रोज जहर उगलती है सोशल मीडिया के, आज भी उगल, और मैं रोज उनको जवाब देता हूँ पूरा लेकर के कि भाई अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे ये जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है, तो एक काम करो ना, कुछ दिन अफगानिस्तान रहो ना जाकर के, जो पहनती हो वो पहन लोगी, जो बोलती हो बोल सकती हो वहां पे जाकर के। ये भारत का प्रजातंत्र है, संविधान
एनआरसी लाओ, जो लाना लाओ, उनको बाहर। सर तुरंत बाहर करना, मैं तो कहता हूं 2 स्टेप में ये काम किया। पहले तो इनको कैंपों में पहुंचाया जाए, ये जो फैले हुए हैं ना। आपको मैं एक चीज बताता हूं आज, ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? मैं बताता हूं। 2 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी सन 52 के बाद से भारत आए वीजा लेकर, प्रॉपर वीजा, और 2 लाख से ज्यादा उनमें से भारत में गायब हो गए, पता ही नहीं कहां गए। स्लीपिंग सेल बने किसी के, क्या बने क्या नहीं बने। जबकि उस समय तो हमारे चाचा जी ने ये भी कहा हुआ था कि भाई जो भी पाकिस्तान मुसलमान चला गया है वापस आ जाए तो उसकी हम संपत्ति उसको वापस दे देंगे, उसका स्वागत करेंगे। उसके बावजूद ये 2 लाख कहाँ गायब हो गए? 20,000 के करीब तो मेरठ में ही है ऐसे केस। जो लोग संपत्ति छोड़ गए, वो संपत्ति वैसे भी वक्फ को दे दी गई। नहीं, वो तो दी गई है, वो तो दी गई, लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि 20,000 से ज्यादा तो केवल मेरठ में ये गायब हो गए। स्लीपिंग सेल बने, क्या बने क्या बने, दुनिया भर की चीजें लोग जानते हैं इन चीजों के बारे में। और आइडेंटिफिकेशन में आपको बताता हूँ, बांग्लादेश में मैं खेलगांव में रहता हूँ, वहां की सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट रहा 2 बार। आप विश्वास नहीं करेंगे, रात को 12 बजे मैंने पुलिस बुला करके गैराजों में से निकाला। हमारे बड़े साहब लोग हैं वहां रहते हैं एकदम, तो उनको सस्ती लेबर चाहिए, तो उनकी औरतें आ गई, वो सिंदूर भी लगा लिया, टीका भी लगा लिया, नाम भी बदल दिया।